स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों, आज हम टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नागरिक शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट करने वाले हैं। और यहाँ से 3 क्वेश्चन हर हाल में आता है। 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप ये 50 क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आपके वो जो 3 क्वेश्चंस हैं वो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं टीजीटी पीजीटी में। और नेट के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इससे बाहर नहीं बनते हैं, इससे अलग नहीं बनते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। और मैं आपको इसके अंदर जितने भी सिद्धांत हैं उसको भी आपको व्याख्या करके बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको बताया हाँ ये इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, नहीं, मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कितने प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं, है ना। तो प्रमुख सिद्धांत जो आपको राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो आपको सिद्धांत बताए गए हैं वो बताए गए हैं फोर, ठीक है ना। 4 सिद्धांत बताए गए हैं राज्य की उत्पत्ति के, ठीक है। चलिए वो भी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो राज्य की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। शक्ति सिद्धांत भी है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है। बहुलवादी जो है ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। और जो चौथा बनेगा वो बनेगा विकासवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक या विकासवादी, राज्य का विकासवादी सिद्धांत। जो देवीय उत्पत्ति है वो राज्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानता है। शक्ति सिद्धांत मानता है कि शक्ति के द्वारा राज्य का निर्माण किया जाता है। ऐतिहासिक सिद्धांत ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये मानता है कि राज्य का विकास जो है एक कर्मिक तरीके से हुआ है, ठीक है ना, एक धीरे धीरे करके क्रम में हुआ है। और समझौतावादी सिद्धांत ये मानता है कि भाई राज्य लोगों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया है ताकि उसकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके, ठीक है। तो राज्य का बहुलवादी सिद्धांत ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। देवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राजा किसके प्रति उत्तरदायी होता है ना। तो ये जो है कि इस देवी उत्पत्ति का, राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, ये बताता है कि जो राज्य है वो क्या है, वो उसकी उत्पत्ति देवी ने की है, ठीक है ना, देवीय शक्तियों ने की है या देवी ने की है, ईश्वर ने की है, ठीक है। और राजा क्या है, राजा उसका प्रतिनिधि है। तो इस लिहाज से वो क्या हो जाएगा, वो ईश्वर का आपका ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा, ठीक है ना। वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। आप इस बात को याद रखेंगे, आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। और अगर जो लोकतांत्रिक राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि जनता ने ही क्या किया है, उसका समझौता करके राज्य का निर्माण किया है, ठीक है, या सरकार का निर्माण किया है। देवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राजा की आज्ञा पालन करना प्रजा का क्या माना गया है, ठीक है, देवी उत्पत्ति के अनुसार, ठीक है। तो ये राजनीतिक जहाँ पे भी देवी उत्पत्ति की बात होगी, राजा की बात होगी, आपका निरंकुश तंत्र की बात होगी, राजतंत्र की बात होगी, वहाँ पे राजनीतिक अधिकार ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है, ये नहीं आएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं भैया, सामाजिक उत्तरदायित्व भी नहीं होगा, नैतिक विकल्प भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, धार्मिक कर्तव्य हो जाएगा कि ये जो है देवी उत्पत्ति, देवी ईश्वर, ये सब चीजें क्या है, ये धार्मिक बातें हैं। और ये क्या होता है, धार्मिक कर्तव्य हो जाता है कि आपको राजा की आज्ञा का पालन करना है। क्यों करना है? क्योंकि राजा को ईश्वर ने बना के भेजा है, ठीक है। और जो है कि ईश्वर राजा चूंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है तो वही डिसाइड करेगा आपका भला क्या है, बुरा क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको राजा की आज्ञा का पालन करना होगा, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। धार्मिक ना हो तो भी कर्तव्य ही रहेगा, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि एग्जामिनर इसको धार्मिक हटा देता है, कर्तव्य कर्तव्य लिखा होता है, तो भी आपका कर्तव्य रहेगा, ठीक है। देवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य सत्ता
ठीक है ना, किस राज्य सत्ता का स्वरूप कैसा होता है। तो क्या ये निर्वाचित होता है? नहीं भैया, निर्वाचित तो ये लोकतंत्र में होगा, ठीक है ना, ये किस में होगा? लोकतंत्र में होगा। संवैधानिक नहीं भैया, संवैधानिक भी नहीं होगा, ठीक है ना। अस्थाई भी नहीं है, अस्थाई मतलब वो फिक्स नहीं है। ये क्या होगा? वंशानुगत होगा, पैतृक होगा, मतलब कि राजा के बेटे को सत्ता मिलेगी, ठीक है, फिर वो उसके बेटे को मिलेगी, एक वंश के अंतर्गत, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सत्ता होगी वो हस्तांतरित होती रहेगी। राजा का बेटा जो होगा वो राजा बनेगा, ये ठीक है ना, ये क्या है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। चलिए, एक सेकंड। राज्य की आलोचना करना ईश्वर का अपमान है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, तो राजा की आलोचना करना ईश्वर का अपमान है, ठीक है ना, यह है राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसमें बताया गया है कि राजा क्या है? ईश्वर, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है ना, क्या है? ईश्वर की संतान है, या ईश्वर का प्रतिनिधि है, या ईश्वर ने राजा को भेजा है, ठीक है। तो आप राजा की आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में निम्न में से किस ग्रंथ में राजा को देवताओं के अंश से निर्मित बताया गया है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें राजा को देवताओं के अंश से निर्मित बताया गया है? तो ये है मनुस्मृति, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे, मनुस्मृति। अर्थशास्त्र ये किसने लिखा था? ये कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य। और किसके ऊपर लिखा गया ये है? ये राजनीतिक शास्त्र के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, राजनीतिक शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है? ठीक है ना, तो सेंट ऑगस्टाइन, पोप ग्रेगरी और जेम्स प्रथम, इन सब ने समर्थन किया है, ठीक है ना, इन सब ने क्या किया है? राज्य की उत्पत्ति का समर्थन किया है। तो किसने नहीं किया है? वो हैं आपके कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। ये जो है, ये क्या कहते हैं? ये इन्होंने समर्थन नहीं किया है। यह क्या कहते हैं? धर्म को अफीम कहते हैं, धर्म को अफीम कहते हैं, अफीम कहते हैं। अफीम जो है एक आपका नशा करने वाला पदार्थ होता है, और इसे ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है ना, धर्म, धर्म। तो ये जो अफीम होता है ये नशा करने वाला पदार्थ होता है, इसे नशा करने के बाद आदमी बिल्कुल होश हवास खो बैठता है। तो उसी तरह से इसकी तुलना इन्होंने धर्म से की है, और कहा है कि जो है ये क्या है? ये धर्म अफीम की तरह है, मतलब धर्म का नशा जब लोगों को हो जाता है तो वो क्या करते हैं? अच्छे बुरे का, या क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, सही उत्तर है डी, कार्ल मार्क्स। देवी उत्पत्ति सिद्धांत की कौन सी आलोचना सही है? ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है। नहीं भाई, ये तो गलत है, ये तो लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं, ये वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार से रहित है। ये जनमत पर आधारित है? नहीं भैया, ये तो जनमत पर आधारित नहीं है। ये विकासवाद पर आधारित है? नहीं भैया, ये विकासवाद पर भी आधारित नहीं है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है? नहीं भैया, ये लोकतांत्रिक भी नहीं है। ये वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार से रहित है, मतलब ये वैज्ञानिकवाद पे, है ना, वैज्ञानिक नहीं है, और ये ऐतिहासिक भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई पुष्टि मिलती नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जो है कि राज्य का निर्माण ऐतिहासिक आधार पे, है ना, ईश्वर ने किया हो, ऐसा कोई नहीं मिलता। तो ये सही है, ये आलोचना सही है, ठीक है ना। वर्तमान में लोकतांत्रिक युग में देवी उत्पत्ति सिद्धांत को क्यों अस्वीकार किया जाता है? ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा करंट में रिलेट करके। ये जनता की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता है, ये संघवाद का समर्थन करता है। ये तो गलत है भाई, संघवाद का समर्थन नहीं करता, यह कल्याणकारी राज्य का भी समर्थन नहीं करता, ये धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका सही क्या होता है? ये जनता की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता है, मतलब ये जनता की पूरी तरह अवहेलना कर देता है, और ये कहता है कि जनता का कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करें, ठीक है। चलिए,
शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार क्या है, ठीक है ना। तो क्या है इसका धर्म नहीं भैया, ये तो राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। जनमत भी नहीं है, ये आपका जनमत आपका समझौतावादी सिद्धांत में चला जाएगा। परंपराएं भी नहीं है, तो क्या है बल प्रयोग की राज्य का निर्माण बल प्रयोग के द्वारा किया गया कि कुछ लोगों के पास ताकत थी, उन्होंने ताकत का प्रयोग करके क्या कर दिया, राज्य का निर्माण कर दिया। जा जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब राज्य उसी का ही होगा जिसके पास ज्यादा ताकत है। निम्नलिखित में से किसने राज्य को आवश्यक आवश्यक कहा और बुराई कहा है, ठीक है ना। तो कौन है भाई, ये हैं आपके व्यक्तिवादी, ठीक है। अराजकतावादी तो क्या करते हैं, ये राज्य का विरोध करते हैं, ये राज्य का विरोध करते हैं, अनावश्यक बुराई बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, राज्य के विरोध, क्या कहते हैं, राज्य क्या है, अनावश्यक, अनावश्यक है, अनावश्यक बुराई है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं, शोषण का यंत्र कहते हैं इसको, शोषण शोषण का यंत्र कहते हैं राज्य को, ठीक है। आदर्शवादी कहते हैं ये राज्य को नैतिक मानते हैं, ये राज्य को क्या मानते हैं, राज्य को नैतिक मानते हैं। तो व्यक्तिवादी जो है वो क्या कहते हैं, राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है, मतलब बुराई तो है क्योंकि ये लोगों की स्वतंत्रता पर, क्योंकि राज्य है, जब राज्य कार्य करता है ना तो आपकी स्वतंत्रता को कम करता है, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता को कम करता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, बुराई हो गया, क्योंकि राज्य आप कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, है ना, तो उससे आपका जो आपकी जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं कम होगी, है ना। लेकिन फिर भी ये आवश्यक है, क्यों, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, आपके बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए आवश्यक है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक है, कानून की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। मिलान यहाँ पे मिलान करना है, एक से सूची 1 से सूची 2 मिलानी है। अराजकतावादी, ठीक है, अराजकतावादी क्या कहते हैं, व्यक्तिवादी एक आवश्यक बुराई मानते हैं, व्यक्ति, ये बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अराजकतावादी, अराजकतावादी शक्ति मूलक संस्था मानते हैं कि क्या है, ये शक्ति, इसके पास शक्ति होती है, ये शक्ति का प्रयोग करती है लोग, ठीक है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं, वर्गीय शोषण का यंत्र है, ठीक है, क्या है, एक एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है राज्य के माध्यम से, पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता है। ओपनहाइमर क्या कहता है, युद्ध से उत्पन्न वर्गीय संगठन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर का ए का 2, बी का 1, सी का 3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राज्य एक वर्गीय संगठन है, इसका जन्म युद्ध द्वारा होता है, यह किसका कथन है, तो ये है आपके ओपनहाइमर, ये ओपनहाइमर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें असंगत युग्म का चयन करना है। माओ से तुंग, है ना, माओ आपके चीन के हैं ये, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये सही कथन है। जेम्स प्रथम राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये भी ठीक है। ओपनहाइमर राज्य सामाजिक समझौते का नहीं भैया, ये नहीं है, ठीक है। ट्रेटस्के राज्य सार्वजनिक शक्ति है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओपनहाइमर राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है। ये कहने वाले कौन है, लॉक हैं और रूसो हैं और आपके हॉब्स हैं, ठीक है। ये क्या है, समझौतावादी विचारक हैं, इन्होंने ही प्रारंभ में राज्य के सामाजिक समझौते का आपका ब्यौरा दिया था, ठीक है। चलिए, ट्रिटस्के के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है ना। तो ट्रिटस्के के अनुसार क्या है, ये कहते हैं युद्ध करना और न्याय की व्यवस्था करना ही राज्य का मुख्य कार्य है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फिर दोबारा से इसको सुमेलित करना है, ठीक है। ये देखिए बी का 1, शक्ति, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य शोषण का यंत्र है, ये कार्ल मार्क्स का कथन है, ठीक है। उसके बाद आता है ये सार्वजनिक शक्ति, ठीक है, ये याद रखना, सार्वजनिक शक्ति, शक्ति जो है वो ट्रेटस्के का। जेम्स प्रथम क्या कहते हैं, राजा, ये आपका
देवी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं से संबंधित हैं जेम्स प्रथम। तो राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा है, ठीक है, ये बात आप याद रखें। कुछ इसी तरह का वाक्य राज्य के बारे में हीगल ने भी कहा है, तो आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शक्ति सिद्धांत के अनुसार शक्ति ही न्याय है, किसका ये शाश्वत नियम माना गया है, किसमें माना गया है? तो समाज का नहीं है, प्रकृति का है, ठीक है ना। शक्ति सिद्धांत के अनुसार शक्ति ही न्याय है, ये क्या है? ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। शक्ति ही क्या है? न्याय है। शक्ति सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? तो केवल शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप कहो कि भाई एक राज्य जो है वो शक्ति के दम पे ही बनता है, नहीं भाई। इसके आज आप आधुनिक समय में देखते हो तो सहमति भी आवश्यक है, ठीक है ना। अगर सब सहमति है, वैधता है ना, ये सब चीजें भी आवश्यक है राज्य के लिए, ठीक है। तो आप कहो कि मतलब शक्ति के दम से ही आप क्या बोलते हैं, राज्य का निर्माण कर सकते हो? नहीं, आपको शक्ति तो एक तत्व हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि शक्ति ही आधार हो, ठीक है। ये लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता है शक्ति का सिद्धांत, ये जनता की संप्रभुता पर आधारित नहीं है, और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी नहीं करता है। शक्ति के दम पे अगर सत्ता बनेगी तो वो आपसे लोक कल्याणकारी कार्य तो नहीं करवाएगी, जनता की इच्छाओं के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेगी। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण किस आधार पर हुआ है? युद्ध से हुआ है? नहीं। ईश्वर की इच्छा से? नहीं। रक्त संबंध से? नहीं। व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते से। इनका कहने का मतलब यह है कि लोगों ने आपस में जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और उस समय लड़ाई झगड़ा करते थे, ये होब्स कहता है। लॉक कहता है कि वो आपस में मिलनसार प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। लेकिन दिक्कत तब हुई कि किसी भी एक ऐसी संस्था का अभाव था जो क्या करे, कानून की व्याख्या करे, ठीक है ना। तो होब्स और लॉक ने इन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का सहारा लिया, और उन्होंने कहा कि लोगों ने आपसी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए क्या किया कि समझौता करके राज्य का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो होब्स तो क्या करता है कि एक निरंकुश राजतंत्र का निर्माण कर देता है, और लॉक क्या करता है, 2 समझौते करता है, एक राज्य का निर्माण करता है और फिर सरकार का, है ना। तो सरकार जो राज्य का निर्माण करता है। तो क्या ही व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते से व्यक्तियों ने आपस में मिलजुल कर क्या किया, समझौता किया और राज्य का निर्माण कर दिया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मनु को सामाजिक समझौते के आधार पर शासन करने का स्वीकार लेख मिलता है? तो ये तो भाई मनु स्मृति है, तो मनु है तो मनु स्मृति से ही संबंधित होंगे। तो 22 का ऑप्शन नंबर इसका एक बार मैं देखना चाहूंगा। इसके ऊपर मैं, या तो ये मनु स्मृति होगा या ये शांति पर्व होगा। ये जहाँ तक शांति पर्व होगा, एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा ये क्या है, ठीक है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शांति पर्व महाभारत के अंतर्गत भी सामाजिक समझौते का वो हुआ था, और मनुस्मृति के अंतर्गत भी था। तो आप याद रखिएगा, अगर ये दोनों ऑप्शन होते हैं तो हो सकता है दोनों ही सही हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस चैलेंज होते हैं और गलत भी हो जाते हैं। हॉब्स, इसको मिलाना है। ये तीनों ही सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, और होकर सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या की है इन्होंने। ये भी सामाजिक समझौते सिद्धांत से समर्थन है, रिचर्ड हुकर। कौटिल्य ने किस ग्रंथ में सामाजिक समझौते के विचार का समर्थन किया है ना। तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत का समर्थन किया है। रिपब्लिक किसका है ना। रिपब्लिक किसका है? प्लेटो का है। पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु का है। प्रिंस किसका है? मैकियावेली का है।
तो आप ये बात याद रखेंगे, प्रमुख पुस्तकें हैं, बड़े अक्सर पूछी जाती हैं ये सब, ठीक है। और अर्थशास्त्र किसका है, ये कौटिल्य का है। असंगत का चयन करें। हॉब्स सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थक है, लॉक भी है, ये भी है, ये नहीं है, ट्रीटस्के नहीं है, शक्ति सिद्धांत का है, शक्ति सिद्धांत का, ये शक्ति सिद्धांत का समर्थक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी, तो ये रिचर्ड हुकर थे, इन्होंने सामाजिक समझौते की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या की थी। उसके बाद इसको फेमस किया है हॉब्स, लॉक और रूसो ने, इसको क्या कर दिया, इसको सामाजिक समझौते सिद्धांत को अपने चरम पे पहुंचा दिया था। उस समय ये बहुत फेमस हो गया था। चलिए, 1 का 2 से मिलाना है ना। तो समझौता ये अनैतिहासिक है, ठीक है ना। आपको इस तरह के समझौते का कोई वर्णन इतिहास में मिलेगा नहीं। प्राकृतिक अवस्था, ये गलत धारणा है। आप कहोगे कि प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, नहीं भैया, प्राकृतिक इस तरह की कोई अवस्था नहीं थी जिस तरह की अवस्था लॉक, हॉब्स और रूसो ने कही, ठीक है ना। रूसो ने कही ऐसी कोई प्राकृतिक अवस्था इस तरह की मिलती नहीं है। राज्य जो है ये कृत्रिम संस्था नहीं है, ठीक है ना। ये आप कृत्रिम संस्था कहो कि वो नहीं है। और सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, ठीक है ना, ऐसी ऐच्छिक नहीं है ना। आप राज्य में जन्मे हो तो आप उसके आपकी इच्छा के ऊपर नहीं है, आप उसके सदस्य बन जाओगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। विपरीत दिखा गया, ये एक्चुअली बेसिकली आलोचना है, ये आलोचना है। तो आप ये भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, है ना। राज्य क्या है, कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, विकासिक ऐतिहासिक या विकासवाद का परिणाम है, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था एक गलत धारणा है, ठीक है। ऐसी कोई अवस्था मिलती नहीं है, ऐसा कोई वर्णन मिलता नहीं है जिस तरह का हॉब्स लॉक ने बताया। समझौता क्या है, अनैतिहासिक है, मतलब इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। और सदस्यता जो होती है ऐच्छिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत की किस आलोचना के अनुसार राज्य निर्माण का नहीं बल्कि विकास का परिणाम है, ठीक है ना, विकास का परिणाम है। तो ये है आपका, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत, ठीक है ना, विकासवादी या ऐतिहासिक, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का समझौता अनैतिहासिक है, सही है, ये मतलब सही है। हमें देखना है कि सामाजिक समता सिद्धांत की आलोचना के अनुसार राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास का परिणाम है। तो जहाँ पे भी विकास आएगा ना, वहाँ पे याद रखना ये दोनों ऑप्शन कोई भी होगा उसमें आप राइट क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, असंगत करना है। सामाजिक समझौता अनैतिहासिक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत की ये आलोचना है, ये सही है ना, क्योंकि इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं है। राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना है, ठीक है ना, तो ये भी सही है। मतलब राज्य को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं है, सामाजिक समझौते से, अब भाई कोई ऐसी अवस्था है जहां प्राकृतिक अवस्था है, ठीक है, तो फिर समझौता होगा कैसे। शक्ति ही न्याय है, सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना है, नहीं ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ये सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति सिद्धांत जो है आपका देवी उत्पत्ति सिद्धांत के बाद में आया था, शक्ति का सिद्धांत, है ना, बाद, और ये सामाजिक समझौता सिद्धांत शक्ति सिद्धांत के बाद आया था। तो ये सारे जो हैं, ये जो हैं आपके, ये तो सारी सही आलोचना है, लेकिन ये आलोचना सही नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक समझौते सिद्धांत की शक्ति ही न्याय है, ये इसकी नहीं है, ठीक है ना, ये इसका आलोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना नहीं है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, ठीक है, सही है।
प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं है, ये आलोचना है, ठीक है ना, ये आलोचना है आपकी सामाजिक संरचना की। राज्य कृत्रिम संस्था नहीं, मतलब व्यक्तियों ने इसे नहीं बनाया है, ठीक है। राज्य ईश्वर की देन है, ये भी ठीक है, ये शक्तिवादी सिद्धांत है। लेकिन ये जो है ना, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, मतलब कि आप सोचो कि आप अपनी सहमति से राज्य का निर्माण कर रहे हो यार, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं है, सॉरी। ये वाला जो है, ये राज्य ईश्वर की देन है, ये सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है आपके राज्य के ईश्वर के सिद्धांत के बाद में आया था, तो ये नहीं है। बाकी ये सारी जो है, ये सारी आलोचना है किसकी, सामाजिक समझौते सिद्धांत की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही हो जाएगा, बाकी सारा गलत रहेगा, ठीक है ना। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, मतलब आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहो तो राज्य का सदस्य हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, ठीक है ना, ऐच्छिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप राज्य में पैदा होते हो ना, तो आपको राज्य का सदस्य बनना पड़ता है, आप बन जाओगे, ठीक है, आप बन जाओगे। आप आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप हो कि नहीं हो, नहीं, जैसे ही आप राज्य में पैदा होते हो, आप राज्य के क्या बन जाते हो, सदस्य बन जाते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये एक आलोचना हो गई। जबकि सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि राज्य को लोगों ने बनाया है। प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं था, है ना। तो आप ये देखो, ये सब क्या है, ये सब आलोचना है, लेकिन ये राज्य ईश्वर की देन है, ये आलोचना नहीं है। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसका परिणाम है, तो ये है क्रमिक विकास का, ठीक है ना। किसका है, क्रमिक विकास का है, कि धीरे धीरे आप देखते हैं कि पहले रक्त से परिवार बनेगा, परिवार से फिर कुल बनता है, कबीला बनता है, फिर ग्राम बनता है, फिर धीरे धीरे करके वो राज्य की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो क्या है, एक क्रमिक विकास हो रहा है, एक क्रम में उसका विकास हुआ है। किसने राज्य को ऐतिहासिक संस्था बताया है, तो ये गार्डनर है, ठीक है ना, ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। ये जो तीनों हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये क्या है, ये समझौतावादी हैं, राज्य के समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं इसको। ए का रक्त संबंध का संबंध किससे है, मैकाइवर से, ठीक है। अभी इसकी कोटेशन आएगी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। धर्म गेटल से है, शक्ति जैक्स से है, और आर्थिक गतिविधियां जो है ये कार्ल मार्क्स से, ठीक है ना। तो शक्ति राज्य की शक्ति राज्य जो है शक्ति से उत्पन्न हुआ है, ये कौन इसमें किसका विश्वास है, जैक्स का है। और रक्त संबंध जो होते हैं कालांतर में राज्य का निर्माण करते हैं, ये मैकाइवर कहते हैं। और राज्य का निर्माण किस लिए हुआ है, ये आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है, मतलब उत्पादन उत्पादन के जो साधन है ना, उसके ऊपर क्या किया कि कुछ पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया, पतियों ने क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। और फिर इन पूंजीपतियों ने जो उत्पादन के साधन है ना, उसका यूज करके क्या किया कि मजदूरों का शोषण किया, मजदूरों का शोषण किया, शोषण किया। तो क्या है, ये आर्थिक गतिविधियां जो है ना, ये कार्ल मार्क्स से संबंधित हैं। मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, ठीक है। तो अभी जैसे मैं पीछे आपको बताया था कि रक्त संबंध होता है, परिवार बनता है, कबीला बनता है, समाज बनता है, और फिर वो समाज जब और ज्यादा आगे विस्तृत होता है तो वो क्या करता है, राज्य का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। और ये कौन सा सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, ठीक है। क्रमिक विकास का प्रतिफल है राज्य। असंगत युग्म का चयन करना है, तो मैकाइवर रक्त संबंध सही है, गेटल धर्म सही है, कार्ल मार्क्स आर्थिक गतिविधियां, रूसो शक्ति द्वारा नहीं भैया, रूसो जो है ये क्या है, समझौतावादी सिद्धांतवादी हैं, समझौता समझौतावादी, राज्य की समझौतावादी सिद्धांत या संविदावादी, संविदावादी,
ठीक है, ये भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार आधुनिक राज्य के विकास में कौन कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? ठीक है ना, तो कौन कौन से उत्तरदायी हैं? तो इसका हो जाए ईश्वरीय शक्ति सिद्धांत, ये तो अलग है भैया। प्राकृतिक अधिकार भी अलग है, सामाजिक अनुबंध भी नहीं है। ये कौन सा है? तो राष्ट्रीय चेतना है। ठीक है ना, राष्ट्रीय चेतना जो है आपको क्या करती है? राज्य का निर्माण में सहायक है। ठीक है ना, लोगों के अंदर चेतना आती है कि हम क्या करें, एक राष्ट्र का निर्माण करें। ठीक है, पहले एक परिवार होगा तो परिवार से चेतना आएगी तो आप क्या बनाएंगे, कुल या आपका कबीला बना लेंगे। फिर आपको और ज़्यादा आपकी चेतना विस्तृत होगी किसकी तरफ? आपकी समुदाय बनाने की तरफ, गांव बनाने की तरफ। फिर गांव से फिर आप क्या बनाएंगे? समाज बनाने, आपकी चेतना समाज की तरफ बढ़ेगी और समाज की से फिर क्या होगी? राष्ट्र राज्य बनाने की चेतना आएगी। मिलान करना है भैया, तो मिलान करना है। राज्य की ऐतिहासिक संस्था है ये। गार्नर जो है ऐतिहासिकवादी सिद्धांत के समर्थक है। मैकाइवर रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज कालांतर में फिर क्या होता है? राज्य के रूप में परिणित हो जाता है। कार्ल मार्क्स राज्य आर्थिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है, मतलब आर्थिक परिस्थितियों के कारण राज्य सामने आया है। और हेनरी मैन ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य के विकास का प्रमुख तत्व नहीं है? ठीक है, रक्त संबंध है, धर्म है, देवीय चमत्कार नहीं है, 38 ये नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं है। आर्थिक गतिविधियां भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत। असंगत, ये फिर वही वाला क्वेश्चन, राजनीतिक चेतना। चलिए थोड़ा सा अलग है। रक्त संबंध तो मैकाइवर्स हैं, बार बार ये घुमा फिरा के इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। राजनीतिक चेतना विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है ना। आप क्या करते हैं कि समाज से फिर पहले आप परिवार, परिवार से फिर ग्राम, ग्राम से फिर समाज, समाज से फिर राज्य की तरफ बढ़ते हैं ना। तो विकासवादी सिद्धांत से। प्राकृतिक अधिकार शक्ति सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, प्राकृतिक अधिकार जो है ये समझौतावादी, राज्य के समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित है, समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है ना। आर्थिक गतिविधियां कार्ल मार्क्स, ये ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकासवादी सिद्धांत के संबंध में सही है? ठीक है, राज्य अचानक अस्तित्व में आया, नहीं भैया ये गलत है। राज्य केवल युद्ध का परिणाम है, नहीं भैया ये शक्ति सिद्धांत का है। ठीक है, राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था, नहीं भैया ये राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत से संबंधित है। राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है, मतलब राज्य का जो विकास हुआ है वो क्या है? क्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप आया है। पहले पहले परिवार बनता है, परिवार के बाद फिर कबीला बनता है, कबीले के बाद फिर गांव बनता है, गांव के बाद फिर समाज बनता है, समाज के बाद फिर राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर 1, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? धार्मिक चेतना, नहीं भैया धार्मिक चेतना नहीं है। वर्ग संघर्ष है। ठीक है ना, दो वर्गों के अंतर्गत संघर्ष होता है। सामाजिक समझौता नहीं है, ये भी नहीं है, और राष्ट्रीयता भी नहीं है। तो 40 नंबर 41 का हो जाएगा बी ऑप्शन। दो वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीपति और एक होता है आपका श्रमिक। श्रमिक, ठीक है। पूंजीपति वर्ग क्या करता है? उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, और राज्य का निर्माण करता है किसकी? अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए। ठीक है ना, अपनी अपनी हैसियत को वैध बनाए रखने के लिए करता है। और राज्य क्या करता है? पूंजीपतियों का साथ देता है और जो व्यवस्था बनी हुई है उसको बनाए रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? नैतिक संस्था है, लोक कल्याणकारी संस्था है, शोषण का यंत्र, धार्मिक संस्था है। तो नहीं भैया, धार्मिक संस्था कौन मानता है? राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है। लोक कल्याणकारी संस्था कि राज्य लोक कल्याण का काम करेगा, ये आदर्शवादी जो है आदर्शवादियों का विचार है, आदर्शवादियों का। ठीक है, नैतिक संस्था नहीं भैया, ये भी नहीं है। इस राज्य क्या है? शोषण का यंत्र, जिस जो क्या करता है? जो पूंजीपति वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर एक बार फिर मिलान करना है। कार्ल मार्क्स राज्य शोषण का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 1 का 1 हो गया। एंगल्स राज्य वर्ग शासक वर्ग की संस्था है, ये भी सही है। सर्वहारा वर्ग अंतिम काल का अधिनायकत्व है
और मार्क्सवाद राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो क्या कहती है, राज्यहीन एवं वर्गहीन, न तो राज्य होगा न वर्ग होगा, क्योंकि जब पूंजी श्रमिक वर्ग क्रांति कर देगा और उत्पादन के साधनों को अपने नियंत्रण में ले लेगा और पूंजीवाद का अंतिम जो तत्व है वो भी खत्म कर देगा, तो क्या होगा, एक ऐसे राज्य, तो क्या होगा कि धीरे धीरे राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, राज्य की आवश्यकता नहीं होगी तो राज्यहीन हो जाएगा और वर्ग भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजीपति जो वर्ग है उसको समाप्त कर दिया गया होगा, क्रांति से उसको हटा दिया गया होगा, तो न राज्य होगा न वर्ग होगा, है ना। तो इसको कहते हैं राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो ये किससे, ये मार्क्सवादी विचार है। ठीक है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स क्या कहता है, राज्य शोषण का यंत्र है। सर्वहारा वर्ग जो है वो क्या है, अंतिम काल का अधिनायकत्व। अब क्या होता है कि जैसे क्रांति होगी, है ना, क्रांति होगी, तो क्रांति के बाद पूंजीपति जो होंगे, क्रांति के बाद जो श्रमिक होगा, श्रमिकों का उत्पादन के साधनों पे नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि ये समाज साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करेगा, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करेगा। तो उस समय क्या होगा कि सर्वहारा वर्ग ही होगा। ठीक है, सर्वहारा वर्ग ही होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा कि पूंजीपति जो है, पूंजीपति का जो अंतिम अवशेष तक है ना उसको समाप्त करेंगे। अंतिम अवशेष, अंतिम अवशेष मतलब कि जो पूंजीवादी सोच है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी संस्थाएं हैं, है ना, उन सबको धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे। तो उस समय जो होगा सर्वहारा का वर्ग का अधिनायकत्व होगा। ठीक है ना, अधिनायक तंत्र चलेगा उस समय। ठीक है, तो ये सर्वहारा वर्ग का अंतिम होगा, अंतिम काल जो होगा वो अधिनायकत्व होगा। उसके बाद राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। चलिए, मार्क्सवाद का अंतिम आदर्श क्या है, राजतंत्र, वर्गहीन, राज्यहीन समाज, धर्मतंत्र, सैद्धांतिक राजतंत्र। नहीं भैया, राजतंत्र तो क्या है, ये आपका राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। धर्मतंत्र भी उसी से संबंधित है। संवैधानिक राजतंत्र भी नहीं है। यह है वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना करना मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत युग, कार्ल मार्क्स राज्य शोषण का यंत्र है, सही है। एंगल्स, जेम्स प्रथम सामाजिक समझौता, नहीं भैया, जेम्स प्रथम सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक नहीं है। ठीक है ना, जेम्स प्रथम सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक नहीं। हेनरी मैन ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो 45 का सी हो जाएगा। मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है, राज्य केवल वर्गीय संगठन नहीं है। आप कहोगे राज्य में सिर्फ 2 ही वर्ग हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मध्यम वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग भी होता है। उसके अलावा भी कई तरह की जाति होती हैं, धर्म, कई धर्म के लोग होते हैं, कई तरह के वर्ग होते हैं। ठीक है, राज्य ईश्वर की देन है, नहीं भैया, ये तो ये आलोचना नहीं है। राज्य समझौते से बना है, नहीं। राज्य केवल शक्ति का परिणाम है, ये आलोचनाएं नहीं है ना। ये राज्य की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये समझौतावादी है, राज्य के समझौतावादी सिद्धांत। और राज्य केवल शक्ति का परिणाम, शक्ति सिद्धांत का समर्थक है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये राज्य, ये आलोचना है। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख। 47 का देखते हैं। 47, जेम्स प्रथम जो है ये किससे संबंधित है, राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत से समर्थ है। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा लॉक और रूसो भी हैं, ये नाम आप याद रखेंगे। हेनरी मैन ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित है और कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी सिद्धांत से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। निम्नलिखित में से किसी राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य एवं सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये मानते हैं कि राज्य का की जो उत्पत्ति हुई है एक क्रमिक विकास का परिणाम है। ठीक है ना, एक क्रम में धीरे 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 विकास होता रहा और राज्य का निर्माण हो गया। अर्थात पहले परिवार बना, परिवार के बाद फिर क्या बोलते हैं आपका कुल बना, कुल के बाद एक कबीला, फिर ग्राम बना, फिर उसके बाद समाज और फिर उसके बाद राज्य। ठीक है, चलिए। असंगत युग्म का चयन करना है, ये गलत है। कार्ल मार्क्स जो है ये आपके देवीय उत्पत्ति सिद्धांत से समर्थक
नहीं है। ठीक है, मात्सुतुंग शक्ति सिद्धांत से समर्थित का समर्थन करते हैं, कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। हेनरी मैन ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक हैं और जेम्स परमथम दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है? नहीं भैया, नहीं माना जाता है। शक्ति सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत नहीं माना जाता है। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य एवं सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। तो ये सही है। ठीक है ना। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को शाश्वत संस्था, नहीं भैया, शाश्वत संस्था नहीं मानता। ये क्या मानता है? इसको वर्गीय संस्था मानता है, जिसका निर्माण पूंजीपति वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए किया है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हों, है ना, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप पहुँचाइए। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी और नेट के से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। जय हिंद।